हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं AKTU का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का यूनिट नंबर 4, ठीक है, जो कि है C++ बेसिक्स एंड फंक्शंस। सो जल्दी से देख लेते हैं कि एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अपने AKTU कोर्स सिलेबस के लिए देख रहे हैं तो आई गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका AKTU का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और अगर आप ये वीडियो एक इंटरव्यू के लिए देखना चाहते हैं देन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लाइक व्हाट इज C++, व्हाट इज हाउ द फंक्शंस आर यूज्ड, एंड इसका जो एक फाउंडेशन होता है वो आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा कंटेंट है पार्ट 1 का, बेसिकली इस यूनिट में हमारे 2 पार्ट रहने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, C++ बेसिक्स एंड इट्स ओवरव्यू, देन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, देन नेम स्पेस, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एनम, आफ्टर दैट ऑपरेटर्स, देन टाइप कास्टिंग, देन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1 का कंटेंट होने वाला है। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, व्हाट इज C++? क्या होता है? आई थिंक कि ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन भी आपका AKTU में सेकंड ईयर में आता है। सो अभी तक आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो C++ उसी का एक एक्सटेंशन होता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज और ये डेवलप हुआ था बाजार ने स्ट्रोक के द्वारा, ठीक है। सो डेवलप किया था इन्होंने। और C++ हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि सी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, हमारा C++ सपोर्ट करता है क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को। इसमें क्लासेस बना के, ऑब्जेक्ट्स बना के हम लोग कोड करते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा रीयूजेबल होता है। उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस बना के, और इसकी रीडेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे मेन फीचर्स होते हैं C++ के लिए। और इसका जो यूज़ होता है टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बनाने के लिए। सी, जो C और C++ में यहाँ लिखा हुआ है, C एंड C++ बोथ लैंग्वेजेस हैव ऑलमोस्ट सेम सिंटैक्स, बट द मेन डिफरेंस क्या है कि C++ सपोर्ट करता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को, जो कि C नहीं करता है, ओके। सी, C++ वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ पे C++ को यूज किया जाता है? एज जो ये C++ है इसका यूज होता है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में इसका यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में यूज होता है, सच एज विंडोज, लिनक्स, सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एंड वेब ब्राउजर्स का कोड करने में C++ का यूज होता है, बिकॉज इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा होता है। एंड गेम्स डिजाइन करने में ये काफ़ी अच्छा इसका यूज है, गेम डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसका कुछ भी पूछा जाता है कि व्हाट इज C++ एंड वेयर इट इज यूज्ड, तो आप इतना लिख के आओगे तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है सी लैंग्वेज का, डेवलप हुआ था इस बाजार ने स्ट्रोक के द्वारा। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने में इसका यूज होता है। तो ये आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, ओके। सी, फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, then link section, then definition section, then global declaration section, then function definition section, and then main function। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है एक C++ प्रोग्राम को लिखने का, ओके। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा जाता है। सी, अगर आपके पास लेट्स सपोज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आपको फैक्टोरियल का कोड लिखना है, ठीक है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में भी लिखा होगा फैक्टोरियल निकालने के लिए, सच एज n फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 1, ठीक है। ये होता है, इसके लिए कोड लिखा जाता है फैक्टोरियल के लिए। तो ये आप पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व करने वाले हो वो क्या होने वाला है, उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आता है। आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो और ये हमेशा हमें कमेंट लगा के लिखना होता है। कमेंट लगा के क्यों? क्योंकि ये कमेंट जो होता है वो कंपाइलर रीड नहीं करता है। अगर आपने कमेंट नहीं लगाया तो वो एरर देगा कि ये तो हमें समझ ही नहीं आता। जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, तो कुछ चीजें होती है जो कंपाइलर को समझ आती है, जैसे मेन फंक्शंस हो गए, तो कुछ एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है और ये उस सिंटेक्स से बाहर हो जाएगा। इसीलिए आपको इसको कमेंट लगा के ही लिखना होगा, बिकॉज ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। आपने उस कोड को डॉक्यूमेंट कर दिया है, जैसे इन केस फ्यूचर में अगर कोई अदर डेवलपर भी आपके कोड को देखता है तो वो इस सेक्शन से समझ जाए कि वो पर्टिकुलर कोड क्या काम कर रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
Just give me a second. Okay. सी तो अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को देख लिया है। सी ये जो कोड है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ये जो कमेंट लगा हुआ है, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो यू कैन यूज डबल स्लैश लाइक दिस। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आप ये सिंटेक्स यूज करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज हुआ है। दिस इज अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। तो ये इस कोड के लिए डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम लोगों का यूज होता है हेडर फाइल्स। जैसे सी लैंग्वेज में भी आप लोगों ने यूज किया होगा #include stdio.h। दिस इज द हेडर फाइल, ओके। कुछ हम यूजिंग डायरेक्टिव से नेम स्पेस भी इंक्लूड करते हैं। तो ये जो ऊपर का कोड होता है, ये लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करता है हमारे कोड में, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। और हम लोग कुछ नेम स्पेस को इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नेम स्पेस हमारा पूरा एक टॉपिक है, तो मैं उसको अभी के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो लिंक सेक्शन में हम लोगों की कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड होती हैं जो कि हम किसी अदर फाइल से अपने कोड में लाना चाहते हैं। सी यहाँ पे जो लिंक सेक्शन है #include iostream, ये हमारा C++ के लिए इंक्लूड होता है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये चीज क्लियर है, वेरी गुड। सी डेफिनेशन सेक्शन, अब इसमें क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं सच एज टाइप डेफ्स। टाइप डेफ तो आप लोगों को मे भी पता हो, नहीं भी पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। टाइप डेफ, इंटीजर, इंटीजर, ऐसे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पे भी आप लोग इंटीजर यूज करते हैं अपने कोड में, अगर आपने उसको टाइप डेफ कर दिया है, इट मीन्स आपने उसका जो नेम है वो चेंज कर दिया है। अब आप इंटीजर की जगह कैपिटल ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का अगर मुझे नेम चेंज करना है तो मैं टाइप डेफ का यूज करती हूँ, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो हम डेफिनेशन सेक्शन में इंक्लूड करते हैं, सच एज टाइप डेफ हो गया, ठीक है। और कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हो गए, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। तो ये सारी चीजें हम डेफिनेशन सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। सी ये हमारा डेफिनेशन सेक्शन है जहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करा है मैसेज को, फैक्टोरियल एंड टाइप डेफ इंटीजर, ओके। सी अब फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल्स हम बाहर क्यों डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस के अंदर भी तो कर सकते हैं। तो इसका एक रीजन होता है, सी अगर आप कोई एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर अगर आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो ये जो फंक्शन है इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक ही रहेगा। अगर आप ये कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, तो आपका कोड यहाँ पे आएगा, ये वेरिएबल बनेगा एक, और इसका स्कोप इस फंक्शन तक ही रहेगा, और उसके बाद ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा। आप इसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप, मतलब इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ओके। सी यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज हुआ है, यस, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ पे इंटीजर अब इंटीजर ये क्यों यूज किया है, किसी मैंने एक डिफाइन कर दिया है ना, इसका टाइप डेफ चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब ही है इंटीजर, ओके। तो नम एक डिफाइन किया है, फैक्ट इक्वल टू 1, स्टोर फैक्टोरियल इक्वल टू 0। तो ये हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। इसके बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम लोग अपने फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, सच एज सबसे बेसिक फंक्शन ले लो, और मतलब दो इंटीजर को सम करने का, ठीक है। तो जो हमारा रिटर्न टाइप है इंटीजर सम, पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, एंड जो ये रिटर्न करेगा क्या होगा, रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। ये हमारा बहुत ही कॉमन सा एक फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं, उनका डिक्लेरेशन होता है, वो सारा हमारा इस सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। दिस इज द फंक्शन सेक्शन, इंटीजर फैक्टोरियल। यहाँ पे पूरा फंक्शन का डेफिनेशन हुआ है, फिर उसके बाद पूरी फंक्शन की बॉडी ये पूरा लिखा गया है यहाँ पे। आई होप ये चीज समझ आ गई आपको। उसके बाद मेन फंक्शन, जो जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है।
एंड दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल. इंटीजर मीन्स स्टार्ट हुआ एंड इंटीजर इज द रिटर्न टाइप, सो वी आर रिटर्निंग रिटर्न 0. और ये पूरा लॉजिक लिखा हुआ है कि कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, तो वो सब हमें समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेन टास्क है यहाँ पे स्ट्रक्चर सीखना कि C++ का कोई भी एक प्रोग्राम होता है तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर उसको दिया जाता है. ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ आ गई अब तक. अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी. सी ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम यहाँ पे क्लियर हो गया. आप लोग इसको एक बार खुद से ही पढ़ सकते हो, इतना कुछ मतलब डिफिकल्ट टाइप का कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है. एटलीस्ट आपने प्रोग्राम तो लिखे ही होंगे कहीं ना कहीं, बस उसका एक स्ट्रक्चर देखना कि कहाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखा है, कहाँ लिंकिंग सेक्शन लिखा है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है ये चीज़ें. ओके, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं अपना, जो कि है नेम स्पेस, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एनम. सबसे पहले देख लेते हैं नेम स्पेस क्या होता है. सी नेम स्पेस, इट इज लाइक थिंक ऑफ अ नेम स्पेस एज अ कंटेनर. सी जैसे हम लोगों ने कुछ क्लासेस बनाई थी अभी, मतलब जैसे हम लोग क्लासेस बनाते हैं C++, अभी तक तो बनाया नहीं है, बट सी क्लास का भी दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अ क्लास. ठीक है, इसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, कुछ फंक्शंस लिखते हो, तो सेम एज एक नेम स्पेस को आप एक कंटेनर की तरह समझ लो. दिस इज अ कंटेनर, राइट. ये एक कंटेनर होता है जिसका एक नाम होता है, सच एज इस कंटेनर का नाम है std. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, कुछ फंक्शंस लिखे हुए होंगे, तो वो सारा जो ये फाइल है, ये जो नेम स्पेस है, अगर आप अपने कोड में इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग नेम स्पेस std. अब आपने इस std को अपने कोड में विद द हेल्प ऑफ दिस यूजिंग डायरेक्टिव इंक्लूड कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस std के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, सच एज स्टैंडर्ड लाइक सी आउट, std और सच एज सी इन, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए, तो ये सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो अपने कोड में. तो नेम स्पेस बेसिकली आपकी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए आपकी हेल्प करता है. इससे इस वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर नेम होगा तो वो इस std की हेल्प से ही आप उसको एक्सेस कर रहे हो, आप अलग से उसको नहीं लिख रहे हो सी आउट, या फिर जो भी इसके फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, तो उसमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, namespace is a C++ feature that helps avoid naming conflicts in your code. Okay, and it defines a scope or a context where names are unique. Okay, you can use namespace to group related code elements and create a hierarchy of organization. ये एक अच्छा पॉइंट है, एंड आपको इंक्लूड करने के लिए आप यूजिंग डायरेक्टिव का यूज करते हो. यहाँ पे आप लोग यूजिंग डायरेक्टिव से इसको इंक्लूड कर लेते हो. अब नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होता है? सी आइडेंटिफायर वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, कुछ है आइडेंटिफायर, लाइक आइडेंटिफाई इट मीन्स किसी चीज़ को आइडेंटिटी देने के लिए, लाइक आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, सच एज आपका नेम, तो आपको अगर मतलब बुलाना हो तो आपके नेम से आपको कॉल किया जा सकता है. तो सेम एज आपकी जो कोड में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी होती है. इनकी इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आइडेंटिफायर का एक नेम होता है, सच एज इंटीजर ए, फंक्शन सम करने के लिए सम फंक्शन यूज कर लिया हम लोगों ने. तो ये जो वैल्यू, ये जो इसका आइडेंटिफायर है, इसी को हम लोग आइडेंटिफायर मतलब कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल फंक्शंस की वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिफायर नेम. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक फंक्शन को कुछ भी नेम रख सकते हो, एक वेरिएबल को आप कुछ भी नेम दे दो, ऐसा नहीं होता है. हर आइडेंटिफायर के लिए एक पर्टिकुलर हर लैंग्वेज में रूल होते हैं कि आप उस वेरिएबल या उस फंक्शन का वही नेम दे सकते हो, और उसके मतलब उस रूल को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको एरर्स मिलेंगी. ठीक है, तो हमारा जो C++ में रूल्स होते हैं, यू कैन यूज अल्फा न्यूमेरिक, इट मीन्स स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z. अल्फा आप लोग यूज कर सकते हो. न्यूमेरिक इट मीन्स 1 to 9, 0 to 9. ठीक है, और आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. ठीक है, तो और जो भी आपका न्यूमेरिक है, आपका जो नेम है वो कभी भी न्यूमेरिक कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता. आपका नेम ये हो सकता है, आपका नेम ये हो सकता है,
आपका नेम ये नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। ये सम के बाद आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, सच एज आपने लिख दिया %, तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। एंड एक और रूल है कि अगर आपने स्मॉल सम लिखा तो ये वेरिएबल नेम डिफरेंट है टू दिस कैपिटल सम। तो यहाँ पे अगर आपने स्मॉल सम और कैपिटल सम दोनों मतलब डिफरेंट ट्रीट होते हैं। सम की वैल्यू आप 9 भी लिख सकते हो, कैपिटल सम की वैल्यू आप 11 लिख सकते हो। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स, ये अलग अलग मेमोरी लेंगे आपके कोड के लिए, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ये आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। लाइक इधर लिखा भी हुआ है, नो स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स एंड केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी यही होती है, स्मॉल के लिए आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलेगी, कैपिटल के लिए अलग मेमोरी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। एंड यस, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ इन माई टेलीग्राम चैनल, और उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, यू कैन फाइंड इट देयर। सी, अब क्या वेरिएबल्स क्या होता है। अच्छा, तो अब तक जितना हम लोगों ने कवर किया, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि वेरिएबल हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने कोड में। सी, इंटीजर ए। तो ये जो एक लाइन लिखी हुई है, इसमें ए क्या है हमारा, ए इज आइडेंटिफायर, जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। बट ये जो इंटीजर है, ये हमारा डिफाइन करता है कि ये जो ए है, ये मेमोरी में कितना स्पेस लेने वाला है। फॉर इंटीजर इट इज जस्ट गोइंग टू टेक द 4 बाइट्स ऑफ स्पेस, 1 2 3, ठीक है। ये 4 बाइट्स स्पेस लेने वाला है आपकी मेमोरी में। तो ये डिफाइन होता है, यहाँ इंटीजर लिखा है आपने, या कैरेक्टर लिखा है, या डबल लिखा है, तो यही हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई, बट ये जो कितना स्पेस वो लेने वाला है मेमोरी में, ये हमारा डिफाइन होता है वेरिएबल। उसका वेरिएबल का टाइप क्या है। सी, इट इज लाइक अ कंटेनर where you can store data and they have names means they have identifiers and a type that tells the computer what type of data they can hold, ठीक है। तो ये बताता है कि आपका जो कंटेनर है वो किस टाइप का डेटा रख सकता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम। ये चीज़ एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, यू कैन रीड। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज ले लेती हूँ, आप लोग एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट वैल्यूज और डेटा इन C++ प्रोग्राम। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी, अब कांस्टेंट तो नेम से ही समझ में आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हमारे ग्रेविटी कांस्टेंट होते हैं, पाई की वैल्यू हो गई, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है कांस्टेंट कीवर्ड। दिस इज कांस्टेंट कीवर्ड, कांस्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्टेंट्स आर लाइक अनचेंजिंग वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि चेंज नहीं हो सकती। दे डोंट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। इवन कुछ ऐसे मैनिपुलेटर्स वगैरह होते हैं जो कि चेंज कर सकते हैं, लाइक कन्वर्जन्स वगैरह करके। बट अभी के लिए आपको ये सीखना है कि कॉन्स्टेंट कहाँ यूज, मतलब कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव अ कॉन्स्टेंट नेम्ड पाई दैट ऑलवेज हैज द वैल्यू ऑफ 3.14159। मुझे तो याद नहीं रहती पाई की वैल्यू, पता नहीं आप लोगों को याद होगी कि नहीं। इट्स यूजफुल फॉर वैल्यूज दैट शुड नेवर चेंज। ओके, सो सिंपली आपको ये एग्जांपल याद रखना है दैट कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14। इससे पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एक जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब तक होगा तब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट इज डिफाइंड बाय कांस्टेंट कीवर्ड। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा एनम। ये थोड़ा सा समझने के लिए अगर आप पहली बार इसको देखोगे तो एक बार में नहीं भी समझ आ सकते हैं, तो डोंट से कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। बट आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक बार आप प्रोग्राम भी लिख लेते हो ना, तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। इसका जो थ्योरी पार्ट है मैं यहाँ कवर कर देती हूँ कि जो एनम होता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, मतलब यूजर को डिफाइन करना होता है कि जो कोड में सच एज विद द हेल्प ऑफ दिस एनम कीवर्ड, इस एनम कीवर्ड की हेल्प से आप इसका एक यूजर डिफाइंड, मतलब आप खुद से इसके अंदर चीज़ें लिख सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सी, जैसे वीक होता है, वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, सच एज ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं। तो एक वीक जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो इसको आप जो स्ट्रिंग है जो उसको आप एक इंटीजर से मैप कर सकते हो। जैसे मंडे की वैल्यू आपने दे दी 1, ट्यूसडे की वैल्यू आपने दे दी 2, सिमिलरली आपने संडे की वैल्यू दे दी 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनम कीवर्ड में जो स्ट्रिंग है उसको मैप कर सकते हो एक इंटीजर वैल्यू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट अलाउज यू टू क्रिएट अ सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर वैल्यूज where each name corresponds to a specific integer value, ठीक है। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। सेम एज यहाँ पे कलर के लिए यहाँ पे डिफाइन हुई है चीज़ें, तो आप इसको अपने कोड में कैसे यूज़ करोगे। कलर के लिए, कलर आपका डेटा टाइप का नेम हो गया,
कलर बॉक्स इक्वल रेड, ठीक है। तो एक बॉक्स है जिसका कलर आपका रेड है। तो अभी जो कलर है ये किस डेटा टाइप का है, एनम डेटा टाइप का है, ठीक है। तो अब इस बॉक्स का कलर क्या क्या हो सकता है, इधर रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इफ बॉक्स इक्वल इक्वल टू ब्लू और इफ बॉक्स इक्वल इक्वल टू 2, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही वीक के लिए आप लोग कैसे लिख सकते हो, वीक टुडे इक्वल मंडे। लेट्स सपोज टुडे इज मंडे, तो वीक मतलब वीक आपका हो गया डेटा टाइप, टुडे आपका हो गया आइडेंटिफायर एंड मंडे हो गई उसकी वैल्यू। तो आप इस मंडे को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किसी भी चीज़ से कंपेयर करके अपने कोड में आगे यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए बेसिकली हमारा एनम का यूज़ होता है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, आप लोग एक बार इसका कोड भी लिख सकते हो। कोई भी एक ऑनलाइन आईडी जैसे ऑनलाइन जीडीबी, ये काफ़ी अच्छी आईडी है जिसमें आप ऑनलाइन चीज़ों को मतलब कोड करके देख सकते हो। तो इसका एक C++ कंपाइलर आता है, उसको आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप इसका एक बार कोड लेके देखोगे कैसे आउटपुट आ रही है, कैसे हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चीज़ें और भी क्लियर होने लगेगी, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज़ हमारा ऑपरेटर्स इन C++। सी ऑपरेटर्स तो हमारे काफ़ी सारे होते हैं C++ में, जैसे जैसे सी में होते थे। सी में हम लोग के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड परसेंटेज, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया हमारा एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, असाइनमेंट मतलब कुछ असाइन करने के लिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इस तरीके से इंक्रीमेंट करने के लिए जैसे प्लस प्लस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लूप वगैरह जब हम लोग लगाते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स हो जाते हैं जैसे और एंड, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनिपुलेटर्स, टाइपकास्ट। तो सी ये सारे ऑपरेटर्स आप लोग पढ़ लेना एक बार, बट आपके जो कोर्स में मेनली दिए हुए हैं मेमोरी मैनेजमेंट, मैनिपुलेटर्स एंड टाइपकास्ट, तो ये तीनों मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगी कि कैसे इन लोगों का कैसे ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं हम लोगों के, सच एज मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, जैसे नेम से आपको समझ में आ रहा है कि इस ऑपरेटर का मेन काम क्या है, मेमोरी को मैनेज करना। अब मैनेज इन द सेंस कि लेट्स सपोज ये एक डमी मेमोरी स्पेस है, तो इस मेमोरी में कुछ चीज़ को एलोकेट करना, मतलब किसी वेरिएबल को स्पेस देना, या फिर उस वेरिएबल का अगर यूज़ नहीं है तो उसको डिलीट कर देना। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट हो गया कि मेमोरी को हम मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ होते हैं C++ में, पहला हो गया न्यू, दूसरा हो गया डिलीट। न्यू का यूज़ होता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और डिलीट का यूज़ होता है मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा नेम है वैसा ही उसका काम है, ठीक है। तो ये थ्योरी लिखी हुई है, इट इज़ यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए ये दोनों ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एंड न्यू एलोकेट्स करता है एंड डिलीट डी एलोकेट कर देता है। सी एग्जाम्पल कैसे है, इट इज़ पॉइंटर, क्योंकि डायनामिकली एलोकेट हो रही हैं चीज़ें। तो नम एक पॉइंटर है जो कि एक मेमोरी स्पेस में कुछ एक मेमोरी है उसको पॉइंट करता है। तो इसने इस मेमोरी को क्रिएट कर दिया है। एंड डिलीट करने के लिए जब हम डिलीट नम लिखेंगे तो ये मेमोरी स्पेस डिलीट हो जाएगा। एंड दिस इज द हीप, वी कैन से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग का हीप यूज होता है। ये इतना सफिशिएंट है, अगर आपका ये ऑपरेटर्स के लिए आता है तो आप और भी ऑपरेटर्स बता सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही तीनों लिखोगे, आपको जो भी याद आ रहा है उस टाइम पे आप लोग ऑपरेटर्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैनिपुलेटर्स क्या क्या होता है। मैनिपुलेट मतलब किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर देना, और इसका जो यूज़ होता है C++ में बेसिकली इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, और सी आउट एंड सी इन के साथ। सी वैसे तो मैनिपुलेटर्स का यूज़ C++ में कभी मतलब ऐसे प्रैक्टिकली तो मैंने कभी किया नहीं है, बट हाँ थ्योरी में है, तो मैं इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ, उतना यूज़ में नहीं आती है ये चीज़ें। सेट वी, सेट डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू का मतलब है जो हमारा आउटपुट स्ट्रीम होता है उसकी विड्थ को मुझे सेट करना है। सी आउट स्टैंडर्ड सेट विड्थ 10, इसका मतलब है ये जो नेम आपका प्रिंट होगा उसकी विड्थ आप लोगों की हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका हो गया नेम, और सेट डब्ल्यू की वजह से इसकी विड्थ 10 सेट हो चुकी है। एंड सेट डब्ल्यू 5 एज, अब एज होगी उसकी विड्थ हमारी सेट हो जाएगी 5। अब अगर आप नेम के नीचे 10 विड्थ का कोई भी नेम लिखोगे तो वो आउट ऑफ मतलब ऐसा, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा श्रदन,
तो ये एज के नीचे पहुंच गया ना, फिर आप एज लिखोगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो इसकी जो पर्टिकुलर विड्थ देने के लिए, मतलब एक टेबुलर टाइप का, मतलब टेबल बनाने के लिए आप लोगों को यूज करना पड़ता है सेट विड्थ, मतलब आउटपुट के लिए आपको विड्थ सेट कर देनी होगी। मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम, नेम के लिए विड्थ हो जाएगी 10, फिर एज यहाँ पे लिखिएगा, एंड फिर नेम जो जॉन दिया हुआ है वो इसके नीचे, एंड देन सेट विड्थ टू 30, एज यहाँ पे आ जाएगी, देन एलिस सी, देख मतलब यहाँ पे आपने देखा ALIC, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं। अगर यहाँ पे एज यही लिखा होता तो ई ए के ऊपर चला जाता, तो जो आपको नहीं समझ में आएगा फिर। तो अब यहाँ एज के नीचे 25 आ जाएगा। तो इसकी विड्थ को आप सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सेट W मैनिपुलेटर। ठीक है, सी अब जो नेक्स्ट मैनिपुलेटर है आपका एंड एल, ये तो आप लोगों ने काफ़ी यूज़ करा होगा, जो कि सिंपली ऐसे यूज हो जाता है सी आउट। आप लोग यहाँ पे कुछ आउटपुट दे सकते हो सच एज 10, देन एंड एल। एंड एल का मतलब हो गया एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, एंड लेंथ। दिस मैनिपुलेटर इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर एंड फ्लश द आउटपुट बफर। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज यूज स्टैंडर्ड एंड एल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा मैनिपुलेटर्स का। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। सी अब हमारा नेक्स्ट है टाइप कास्ट ऑपरेटर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होता है C++ में, जो कि बहुत सारी जगह आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगा। सी टाइप कास्ट ऑपरेटर्स इन C++ अलाउज यू टू कन्वर्ट। ये जो ऑपरेटर होता है इसका मेन काम क्या होता है, ये आपको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, सी ये दो वर्जन्स होते हैं हमारे टाइप कास्ट ऑपरेटर में। टाइप नेम, अगर आपने स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, एंड देन एक्सप्रेशन, दिस इज द C नोटेशन, एंड इफ टाइप नेम आपने ऐसे बाहर लिखा एंड देन एक्सप्रेशन आपका ब्रेसिस में है, देन इसको हम बोलते हैं C++ नोटेशन। It behaves as if it is a function for conversion values to a designated type. See, टाइप कास्टिंग एक पूरा टॉपिक भी है आपके इस सिलेबस में, तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी टाइप कास्टिंग कैसे यूज़ होता है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, और जैसे इम्प्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, फिर एक्सप्लिसिट के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो एक थोड़ा अच्छा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। सी इधर देख, टाइप कास्टिंग आपका दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, सेकंड इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब इसको हम एक अलग नेम दें तो इसका मतलब क्या, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, मतलब इसमें यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे, सी अगर आपने इंटीजर ए की वैल्यू दे दी 10 एंड देन शॉर्ट बी को दे दिया, सच एज बी को हमने लाइक कुछ वैल्यू नहीं, बी को ऐसे रखा। अगर मैंने बी इक्वल टू ए कर दिया तो ए का टाइप है इंटीजर, बट मैं उसको स्टोर कर रही हूँ शॉर्ट डेटा टाइप में, तो इस ए की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगी जैसा बी का डेटा टाइप होगा। इसमें यूजर को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो टाइप कास्टिंग होती है ये ऑटोमेटिक हो जाती है। दैट्स वाई इसका जो नेम है इम्प्लिसिट है। ओके, अब सी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। एक्सप्लिसिट मतलब कुछ बाहर से हम लोग कुछ इंक्लूड करेंगे तब वो टाइप कास्ट होगी चीज़ें, और इम्प्लिसिट मतलब कभी कभी थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है, कुछ एरर्स भी आ सकती हैं, बिकॉज मान लो कि इसने फ्लोट मतलब कुछ दिया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जा रहा है डबल में। अगर आप डबल में टाइप कास्ट हो जा रहा है, लॉन्ग में टाइप कास्ट हो जा रहा है, या फिर साइंड है, मान लो कुछ साइंड इंटीजर है मेरा, वो ऑटोमेटिकली अगर अनसाइंड हो जा रहा है तो साइंड प्रॉब्लम आ सकती है, समझ रहे हो। जैसे साइंड बिट हो गया 001, अगर ये -1 है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा MSB में, तो ये इसका मतलब हो गया -1। अगर ये ऑटोमेटिकली साइंड इंटीजर अनसाइंड में चेंज हो जाएगा 1001, तो इसकी वैल्यू ही पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 9, और जबकि अगर ये साइंड में रहता तो इसकी वैल्यू होती -1। ठीक है, क्योंकि -1 कैसे आ गया, MSB से पता चलता है, इफ इट इज़ 1 तो माइनस साइन आ जाएगा, इफ इट इज़ 0 तो प्लस साइन आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हम लोग को समझ के आ रहा है कि कुछ यूजर को एक्सप्लिसिटली कुछ कोड लिखना पड़ेगा जिससे टाइप कास्ट होगा। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक, कांस्टेंट एंड री इंटरप्रेट। तो स्टैटिक कास्टिंग का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से आप लोग करते हो। स्टैटिक कास्ट किस चीज़ में कन्वर्ट करना है डेटा टाइप, एंड किस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेसिकली सिंपल, जैसे कुछ है कैरेक्टर में या फिर कुछ डबल में दिया हुआ है, डबल A = 9, आपको उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो आप ऐसे स्टैटिक कास्टिंग यूज कर सकते हो। ओके,
अब डायनामिक कास्टिंग कैसे करते हो? सी, जो हमारा डायनामिक कास्टिंग होता है बेसिकली इसका यूज होता है डाउन कास्टिंग परफॉर्म करने के लिए। जैसे सपोज आपने कुछ एक क्लास बनाई एंड दिस इज द कार क्लास और दिस इज द एनिमल क्लास, ठीक है। अगर एनिमल क्लास बनाई है आपने और उसको आप ड्राइव्ड क्लास कुछ बनाते हो, मतलब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, इनहेरिटेंस, ये एडवांस तो नहीं कह सकते, आप लोगों को थर्ड यूनिट में मैंने पढ़ा दिया है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लास एनिमल और आप उसको इनहेरिट कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे एनिमल नहीं, कुछ और आपको नेम देना पड़ेगा कि एनिमल तो आपने यूज़ कर लिया है बेस क्लास में। जैसे इसका नाम अगर आपने एनिमल दिया है तो एनिमल का टाइप डॉग ये हो जाएगा, और इसको आप पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हो एनिमल क्लास, ठीक है। तो इसका अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये मेन फंक्शन हो गया, इसके अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है बेस क्लास का एनिमल एनिमल ptr इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। एंड उसके बाद सी, अगर आपको ये जो ड्राइव्ड क्लास दी हुई है डॉग, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो डॉग डॉग पॉइंटर एंड यू कैन यूज डायनामिक कास्टिंग हियर। अगर आपने डायनामिक कास्टिंग इसको ऐसे लिख दिया डायनामिक कास्ट एंड आप इसको कास्ट कर दिया एनिमल लाइक डॉग पॉइंटर्स, मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो आपका डॉग ptr है ये एक ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर है जो कि एनिमल से ड्राइव हुई है। तो इसका अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप डायनामिक कास्ट को यूज कर सकते हो यहाँ, डायनामिक कास्ट, और आपको किस चीज़ में कास्ट करना है तो एक डॉग पॉइंटर में ही एनिमल ptr। इट मीन्स ये जो एनिमल पॉइंटर बना हुआ था इस पॉइंटर को ही आपने डायनामिकली एक इसका ड्राइव्ड क्लास में चेंज कर दिया, ठीक है। इतना थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं भी समझ आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसके टाइप्स लिख सकते हो एंड इसका सिंटेक्स लिख सकते हो, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, अब कांस्टेंट कास्टिंग देख लेते हैं। अब कांस्टेंट से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट कीवर्ड जो यूज हुआ था अभी प्रीवियस स्लाइड में उसका कुछ यूज होने वाला है। तो सी, जैसे अगर इंटीजर a इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये जो 10 है ये एक कांस्टेंट है क्योंकि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट की, कांस्टेंट इंटीजर a इक्वल टू 10। तो सी, ये जो a है इसकी वैल्यू होगी 10। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर p जो कि स्टोर कर रहा है इस a का एड्रेस, तो ये एक p पॉइंटर है जो कि स्टोर कर रहा है इस a का एड्रेस। तो क्या मैं इस p की हेल्प से, बिकॉज ये a का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इस p की हेल्प से मैं a की वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे करूँगी मैं? स्टार p, इसका रेफरेंस पॉइंटर लेके। तो इससे क्या मैं इस a की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर a है ये कॉन्स्टेंट टाइप का है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो इट्स वेरी वेरी गुड। सी, ये a है, a एक वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट टाइप का है, तो अगर मैंने इसका जो एड्रेस है किसी पॉइंटर में स्टोर करा लिया और उसकी हेल्प से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 11 12 कुछ भी लिखूंगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन मैं नहीं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। बट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टेंट कास्टिंग, अब देखो क्या होने वाला है। इंटीजर मैंने एक और पॉइंटर बना लिया q, उसको मैंने कांस्टेंट कास्टिंग कर दिया, कांस्टेंट कास्टिंग इंटीजर पॉइंटर, तो ये जो p है ये लिख दिया। तो p हमारा क्या था? एक ऐसा पॉइंटर जिसकी हेल्प से मैं इसको चेंज नहीं कर सकती थी वैल्यू को, ठीक है। और ये हमारा अब जो पॉइंटर बनेगा ये एक नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है,
हियर द क्यू इज, अब मैंने इसको कांस्टेंट कास्टिंग कर दिया, इस पी की ही पी का जो एड्रेस है वही इसमें भी पड़ा होगा, इसका मतलब ये भी एक्सेस ए को ही कर रहा है, बट इस क्यू की हेल्प से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कांस्टेंट कास्टिंग कर दी। बेसिकली इसका यूज ही यही है, ठीक है। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा, मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्यू इक्वल टू, अगर मैंने क्यू से मैं ए की वैल्यू एक्सेस कर रही हूँ और मैंने 15 कर दिया तो यहाँ पे 10 से हटके ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं कांस्टेंट वैल्यू को भी विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट कास्टिंग मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब लास्ट हम लोगों का बच्चा है री इंटरप्रेट कास्ट। ये भी हमारा कुछ पॉइंटर्स की कास्टिंग के लिए ही यूज होता है। सी, इसका मेन यूज होता है, जो हमारा एक पॉइंटर है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में है तो उस पॉइंटर का डेटा टाइप चेंज करने के लिए। सी, जैसे इंटीजर, अभी पी लिया था मैंने, पी इक्वल टू सच एज एड्रेस ऑफ ए, तो इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, इस पॉइंटर का टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो इस पॉइंटर के टाइप को मुझे अगर चेंज करना है देन आई कैन यूज द री इंटरप्रेट कास्ट। अब कैसे यूज होगा, क्या सिंटेक्स है, एक बार देख लेते हैं। सी, तो कैरेक्टर क्यू, ये कैरेक्टर पॉइंटर हो गया, और इसमें मैं क्या करूंगी, री इंटरप्रेट कास्ट ऑफ कैरेक्टर, ओके, एंड दिस पी। तो ये जो p है, जो इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, उसको मैंने री इंटरप्रेट कास्ट से कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर, ठीक है। तो इसका बस आप लोगों को सिंटेक्स एक बार आपको याद हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ, इतना यूज नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख के आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। मतलब आपको अगर सी प्लस प्लस में अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो इस पर एक अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। सी, तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल से क्या समझ में आ रहा है आपको, कंट्रोल इट मीन्स जो आपका फ्लो ऑफ कोड है, कोड का जो फ्लो होता है, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले उसने इंक्लूड करा, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन था, फिर लिंक सेक्शन था। तो जो एक प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको मुझे कंट्रोल करना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो तो नहीं हो, फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, ये लाइन 4 बार एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो उससे जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कंट्रोल से ही समझ आ रहा है। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी कैन यूज द कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस, ओके। इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोगों के यहाँ पे 3 टाइप के मैंने इसको कैटेगरी में डिफाइन किया है। द फर्स्ट वन विच इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स एंड देन जंप स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन इट मीन्स कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो या फिर मतलब मैं इसको सेलेक्ट करूं या फिर ना करूं, टू बी इन लेमन लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट आई एम राइटिंग लेमन, नो, ओके लेट्स रिमूव दिस, यस। तो सी, सिलेक्शन इट मीन्स इफ ये कंडीशन मेरी ट्रू हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, इट मीन्स तो ये कोड सेलेक्ट हो, अदरवाइज ना हो। तो ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, हो गए इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया। स्विच का भी काफ़ी अच्छा यूज होता है, जिससे अगर आपने प्रोग्राम सी प्लस प्लस में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हो तो एक वहाँ पे प्रोग्राम होता था प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऐसे करके एक कैलकुलेटर टाइप का कुछ बनाना था। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ऐसे ऑपरेशन होते हैं। तो अगर यूजर प्लस दे रहा है तो प्लस परफॉर्म हो जाए, माइनस दे रहा है तो माइनस परफॉर्म हो जाए, इंटू दे रहा है तो इंटू परफॉर्म हो जाए, डिवाइड दे रहा है तो डिवाइड परफॉर्म हो जाए। तो इसके लिए बेसिकली स्विच आपको यहाँ पे एक कैरेक्टर पास करना था, स्विच कैरेक्टर, अगर यहाँ पे आपका सी एच इक्वल टू प्लस है तो आपको प्लस परफॉर्म कर देना है, अदरवाइज आपको फिर माइनस है तो माइनस परफॉर्म करना है। तो इसका एक मेन एडवांटेजेस भी हैं कुछ स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके थोड़ा अच्छा एक वीडियो बनाऊँ लाइक कंट्रोल स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हो तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, बिकॉज अभी तो मैं थोड़ा कोर्स ओरिएंटेड ही बता सकती हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है और आप लोग बोर हो जाओगे, थोड़ा टॉपिक से भटक जाओगे। तो आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड इट हियर ओनली। सी, अब इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट। सी, तो इफ का तो जैसा नाम वैसा काम, अगर ये कंडीशन ट्रू है इफ तो कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना। दूसरा हो गया हमारा
इफ एल्स, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड अंदर का एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स, इट मीन्स अगर कोड यहाँ पे नहीं जाएगा तो कोड यहाँ जाएगा, एल्स पार्ट। तो ये इफ एल्स हो गया। एंड स्विच स्टेटमेंट तो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। ऐसे अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है और कुछ भी आप लोग सीख पा रहे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि मेरा काम मतलब पसंद आ रहा है लोगों को। अगर आप लोग सीख रहे हो तो इससे मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा और मैं थोड़ा और मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए, ओके। वैसे अगर आप लोग यहाँ तक भी टिके हुए हो तो भी आप लाइक किए बिना मत जाना, बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है अब तक एंड ये चीज़ आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स। अब रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट कि आपका जो मेन फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन है उसके अंदर कोई एक लाइन सच एज प्रिंट योर नेम, सच एज लेट्स प्रिंट माय नेम श्रजन, मेन प्रिंट आपने प्रिंट कर दिया और नेम। तो अब आप चाहते हो कि ये जो नेम है ये 10 बार प्रिंट हो, 15 बार प्रिंट हो, 20 बार प्रिंट हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये सेम स्टेटमेंट रिपीट करना पड़ेगा। तो वही रिपीटेशन के लिए आप लोग के पास 3 तरीके होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो सी फॉर लूप आप कैसे लगा सकते हो, आपको डेटा टाइप देना होगा इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है, i प्लस प्लस एंड यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है आप उसको लिख सकते हो। अब मैं एक आपको टास्क देती हूँ, आप मुझे बताओ कि ये जो कोड मैंने लिखा है फॉर इंटीजर i की वैल्यू 0 से लेके टिल लेस देन इक्वल टू 20, ये कितनी बार प्रिंट करेगा आपका नेम। तो नेम यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट श्रजन, ठीक है। तो ये जो श्रजन है कितनी बार प्रिंट होगा अगर आपका कोड सिर्फ इतना है, टिक 1 2 3, चलो मैं बता दूँ। इफ इट इज लेस देन 20 तो 0 से ये कोड चलेगा 1 2 टिल 20, तो 20 भी काउंट होगा। तो ये टोटल हो गया हमारा 21। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो इट इज गुड, नहीं किया तो आंसर आपके सामने है, ओके। अब सिमिलरली वाइल लूप आपका यूज होता है, डू वाइल लूप आपका यूज होता है। अब डू वाइल में आप लोगों को मतलब एक बताया जाता है कि ये लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, बिकॉज इसमें जो कंडीशन होती है वो बाद में लिखी जाती है। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, डू and the statement is here while the condition is here I is less than equal to 20। तो अगर i की वैल्यू यहाँ पर 21 भी हुई तब भी ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर देखेगा कि वाइल i की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 20 है, ये तो है ही नहीं, तभी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। बट एटलीस्ट ये एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। अब सी जंप स्टेटमेंट्स क्या होता है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ब्रेक का मतलब हो गया जैसे आपका जो लूप है, फॉर लूप यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा लूप ब्रेक हो जाए। मतलब उसके आगे चाहे कंडीशन ट्रू है इसके अंदर की या नहीं है ये चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये कंडीशन मैट हुई देन ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है यहाँ, मतलब एक लूप को टर्मिनेट करने के लिए। कंटिन्यू, इसका मतलब होता है कि ये जो कंडीशन है अगर ट्रू है तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाए। जैसे आप चाहते हो कि 1 2 3 5 6 7 ये प्रिंट कराना, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 5 6 7। तो सी आपने एक फॉर लूप लगाया इंक्रीजर i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 7 i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये काम क्या कर रहा है, इट इज जस्ट प्रिंटिंग। अगर सॉरी हम लोग सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो सी आउट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सी आउट आई की वैल्यू, ठीक है, ये मेरा कोड है, लेकिन मुझे क्या प्रिंट कराना था 1 2 3 5 6 7, इसका मतलब है 4 यहाँ से गायब है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगी, इफ आई इज इक्वल टू 4, अगर 4 हो जाता है
को कंटिन्यू कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप इस लाइन को यहाँ नहीं लिख सकते हो। सी इसका पूरा कैसे फ्लो होने वाला है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको मैं यहाँ से हटा के नीचे लिख दूँगी, ठीक है। सी तो यहाँ पे मुझे सी आउट कराना है, सी आउट द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जब ये आई के लिए चलेगा तो आई की वैल्यू 4 तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, ऐसे ही 2 भी प्रिंट हो जाएगी, 3 भी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब 4 आएगा तो 4 से कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब इसके आगे के जो भी स्टेटमेंट्स हैं इस लूप में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी लिखा हो, बस कंटिन्यू का मतलब है कि यहाँ से लूप वापस कंटिन्यूएशन पे चला जाएगा यहाँ। तो 4 प्रिंट नहीं होगा, फिर ये 5 के लिए चलेगा, फिर 6 के लिए चलेगा, फिर 7 के लिए चलेगा। 4 हमारा प्रिंट नहीं हुआ, तो यही बेसिकली हमारा यूज होता है कंटिन्यू का। यहाँ ब्रेक, अगर हम ब्रेक लगा देते तो सिर्फ इतना प्रिंट होता, 1 2 3 4 पे आती है वो ब्रेक हो जाता। लेकिन कंटिन्यू का मतलब है कि उस स्टेटमेंट को, उस पर्टिकुलर आइटरेशन को छोड़ के आगे आइटरेशन में मूव कर जाना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गया, अब तक तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं एग्जैक्टली। रिटर्न मतलब जैसे रिटर्न कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपने लेट्स सपोज सी, अगर सपोज इसी लूप में अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया, यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो हटा के मैंने अगर रिटर्न लिख दिया रिटर्न 9, तो इसका मतलब है कि जैसे ही अगर आई की वैल्यू 4 आ जाएगी तो मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा 9, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गए सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन, रिपीटेशन, जंप। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेन क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन C++। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास इनफ इन्फॉर्मेशन है अब तक, आप लोग सिलेक्शन के बारे में पूरा अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इसका पूरा सिंटेक्स बता के कैसे यूज़ हो रहा है, देन रिपीटेशन वाले फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, देन जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन अच्छा खासा तैयार हो गया। तो ये हम लोगों का पूरा पार्ट 1 का टॉपिक कवर हो गया अब तक। फॉर पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, अगर ये कहीं भी आपको हेल्प किया है, देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, बिकॉज ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट द सेम सच एज मोर कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।